अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम फीजेबल रीजन को शेड करने की। लेट्स से आपके पास लिखा हुआ हो y इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 2। ठीक है, 5x प्लस 2। और लेट्स से आपके पास सवाल है कि अगर मैं इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करूं, लिखा हुआ है y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 2, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 4। ये एरिया शेड करो। सही है। अच्छा, सबसे पहले हमें इसकी पर्टिकुलरली लाइन बनानी होगी, यानी कि हम y इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 2 की लाइन बनाएंगे। x की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, 0 1 2 3 4। y की वैल्यूज़ लिखते हैं। 5x प्लस 2 में x की जगह 0 डाला तो 2 आया, फिर 1 डाला तो 7 आया, 2 डाला तो 12 आया, 3 डाल दिया तो 17 आया और 4 डाल दिया तो 22 आ गया। थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाते हैं इस बार। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है जी। अच्छा, x यहाँ पे लेट से 1 है, y है 7, 1,7 हो गया। फिर है हमारे पास 2,12। ठीक है, कुछ इस तरह से चले। मैं रफली ग्राफ बनाता हूँ। पहले तो आप प्रॉपर लेबलिंग के साथ बनाइएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी। इस तरह का कुछ ग्राफ मैं पहले बना लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा होता हूँ तो उसमें ये। ठीक है जी, ये आपका एक पर्टिकुलरली ग्राफ है। अच्छा, अब ये ग्राफ, इस पे y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू 5x प्लस 2 का मतलब ये हो गया कि जो मेरा शेडेड रीजन होगा वो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे होगा। जो मेरा शेडेड रीजन होगा वो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे होगा। करेक्ट। दूसरा, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x एक्सिस के ऊपर होगा, इसके नीचे होगा। और x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि लेट से अगर यहाँ पर x जो है वो 4 है, तो मेरा फीजेबल रीजन x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 4 की वजह से इस पर्टिकुलर लाइन के उल्टे हाथ पर होगा। सो y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर, x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 4 का मतलब x इज़ इक्वल्स टू 4 की लाइन के उल्टे हाथ पर, और y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 2 का मतलब इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे, यानी कि ये मेरा फीजेबल रीजन होगा। क्या मैं यहाँ पर रुक जाऊँ? यहाँ पर मैं तब रुकता जब सवाल में एक और कंडीशन होती, x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0। सवाल में ऐसा नहीं लिखा कि x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होगी, सो मेरा फीजेबल रीजन यहाँ पर भी होगा। ये भी मेरे फीजेबल रीजन का पार्ट है। ठीक है जी, ये फीजेबल रीजन होगा। इस रीजन में अगर मैं कोई भी पॉइंट पिक करूँगा ना बेटा, लेट से मैं कहता हूँ यहाँ पर x जो है वो 3 है और ये होगा 17, और लेट से ये 2 है रफली, तो ये होगा 12, और लेट से ये 1 है तो ये होगा 7। ठीक है, रफ बना है मैंने। लेट से हम एक पॉइंट पिक करते हैं, हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। मे बी जो हम पॉइंट मार्क करते हैं, लेट से ये वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए। ए के अगर कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे, नीचे आए तो x2 है, लेफ़्ट साइड पर जाएं तो y जो है ना वो 7 है। ए पॉइंट पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है। अब एक एक कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 2। y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 2।
y इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू x नहीं है, उसने बोला था y की वैल्यू 5x प्लस 2 की वैल्यू से कम होगी। सो 5x प्लस 2 की वैल्यू a पॉइंट पर क्या होगी, x को 2 पुट इन करते हैं तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। क्या y की वैल्यू a पॉइंट पर y की वैल्यू विच इज़ 7 5x प्लस 2 की वैल्यू विच इज़ 12 से कम है? यस। दूसरा था y इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, क्या y की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है a पॉइंट पर? यस। तीसरा था x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4, तो क्या x की वैल्यू a पॉइंट पर 4 या 4 से कम है? यस। सारी बातों का जवाब मेरा यस आ रहा है। यही फीजेबल रीजन की प्रॉपर्टी होती है। फीजेबल रीजन आपको ये कहता है कि देखो जो शर्तें बताई गई हैं ना, वो सारी की सारी शर्तें पूरी हो रही होंगी एक साथ, और ये जो फीजेबल रीजन मेरा होगा ये बाउंडेड फीजेबल रीजन होगा। बाउंडेड फीजेबल रीजन क्यों होगा? ये बाउंडेड फीजेबल रीजन इसलिए होगा क्योंकि ये 3 साइड से पैक है, ठीक है। फीजेबल रीजन वो रीजन होता है जो जब मैं बना लूँ और उसमें कोई भी पॉइंट मार्क करूँ, जिस तरह से हमने ए मार्क किया, आप इसको स्टडी करें अच्छे से, तो दी गई सारी कंडीशंस एक साथ पूरी हो रही होंगी। यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू 5x प्लस 2 से भी कम होगी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 से ज़्यादा भी होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 4 से कम भी होगी। इकट्ठा एक साथ सारी चीज़ें मीट हो रही हो, सारी कंडीशंस मीट हो रही हों। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। लेट से आपका सवाल कुछ यूँ होता, आपके सवाल में एक एडिशनल कंडीशन होती। आपका सवाल होता y इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2, y इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4, x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 6। देखिए गौर से सुनिए, समझिए, 3 बातें वही जो इस फीजेबल रीजन में है एज इट इज़ होती। एक इजाफी बात होती विच इज़ x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 6। 3 वही बातें जो पहले थी कि y की वैल्यू 5x प्लस 2 की वैल्यू से कम या उसके बराबर हो, y की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा हो, x की वैल्यू 4 या 4 से कम हो, और साथ में एक और बात कि x की वैल्यू 6 या 6 से कम हो। अगर ऐसा हो इस केस में क्या मेरा फीजेबल रीजन जो मैंने बनाया है वही होगा या चेंज होगा? देखिए यहाँ पर बात क्या ऐड हुई है, यहाँ पर एक चीज़ ये ऐड हुई है कि x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 6, x यहाँ पर 6 होगा। सो लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 6 का मतलब ये हो गया कि उसने एक और कंडीशन हमें दे दी कि x की वैल्यू 6 या 6 से कम भी हो। तो क्या मैं ऐसा करूं कि अपना फीजेबल रीजन जो है उसमें ये एरिया भी शेड कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बात गलत होगी कि मैं इस एरिया को शेड करूं। मुझे इस एरिया को शेड नहीं करना चाहिए। क्यों सर? लिखा आ रहा है x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 6। देखिए आपने वो इलाका, वो रीजन शेड करना है जहाँ पर सबकी कही गई बात पूरी हो रही हो। अगर आप वहाँ से कोई पॉइंट पिक करो और आप चेक करो चारों बातें, तीनों बातें, पांचों बातें, तो पांचों बातों पे वो बैठ रहा हो। अगर मैं ये वाला एरिया भी शेड कर देता तो फीजेबल रीजन में x इज इक्वल्स टू 5 भी आ जाता। तो जो एक बात थी कि x 4 या 4 से कम हो, वो बात पूरी नहीं होती, लिहाजा ये शेड नहीं होगा। लेकिन सर एक और बात भी तो लिखी हुई है कि x की वैल्यू 6 या 6 से कम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, x की वैल्यू 6 या 6 से कम हो सकती है।
वो एक बात ने आपको बताया। दूसरी बात ने बोला मैं मज़ीद बताता हूँ कि x की वैल्यू 4 या 4 से कम होगी। तो अब एक बात ने दूसरी बात को सुपरसीड कर दिया, एक बात दूसरी बात के ऊपर आ गई। एक ने ये कहा कि x की वैल्यू 6 या 6 से कम होगी, दूसरे ने ये कह दिया कि मैं मज़ीद बताता हूँ कि 4 या 4 से कम होगी। तो फिर आप ये एरिया शेड नहीं करोगे। ये ज़रा समझिएगा, आपने एक ऐसा एरिया शेड करना है कि जब उसमें से कोई पॉइंट पिक करा जाए तो फिर वो कहीं कहीं सारी बातों को डिफ़ाइन कर रहा हो, कहीं कहीं सारी बातों को पूरा कर रहा हो। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर हमारा सवाल ये होता तो भी फीज़ेबल रीजन यही होता, और अगर कोई हमारे सवाल में ये x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू 6 वाली कंडीशन को ऐड कर दे तो भी फीज़ेबल रीजन यही होता। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू 6 वाली इनइक्वलिटी, x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू 6 वाला कंस्ट्रेंट जो है उसके होने या उसके ना होने से फीज़ेबल रीजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू 6 वाली बात ना लिखी हो या x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू वाली बात लिखी भी हो, मेरा फीज़ेबल रीजन सेम रहेगा। कोई ऐसी कंस्ट्रेंट, कंडीशन, इनइक्वलिटी जिसके होने या ना होने से फीज़ेबल रीजन में कोई चेंज ना आए, उसको हम कहते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट या रिडंडेंट इनइक्वलिटी। रिडंडेंट का क्या मतलब होता है? नाकारा, जिससे कोई काम नहीं लिया जा सकता, जिसका होना या ना होना एक ही जैसा। तो ये रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है और ये आपसे आइडेंटिफाई करवाया जा सकता है किसी सवाल में। तो यहाँ तक अभी लीनियर प्रोग्रामिंग में जो एरिया हमने डिस्कस किया वो फीज़ेबल रीजन को शेड करने वाला एरिया है। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। थैंक यू सो मच।